इजरायल ईरान जंग में आज की रात कयामत की रात साबित हो सकती है। पहली रात इजरायल ने अटैक किया और ईरान के कई बड़े मिलिट्री लीडर्स को ढेर कर दिया। दूसरी रात ईरान ने पलटवार किया और इजरायल के आयरन डोम को भेदते हुए तेल अवीव में तबाही मचाई। हालांकि जानमाल का ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। ईरान के 100 से ज्यादा नागरिक मारे गए, जबकि इजरायल के 2 ही लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब ईरान ने अब तक के सबसे भीषण हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि जंग भले इजरायल ने शुरू की है, लेकिन खत्म वो करेगा। जवाब में इजरायल ये कह रहा है कि ईरान ने उसके नागरिक इलाकों में हमला कर बड़ी गलती की है और इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। क्या इजरायल ईरान का ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इजरायल ईरान वॉर से दुनिया है दंग। 2500 किलोमीटर दूर से हवा में जंग। इजराइल और अमेरिका ने खाई है कसम, कुछ भी हो जाए ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। मिडिल ईस्ट में चल रही इस वॉर के मिडिल यानी सेंटर में परमाणु बम ही है। ऐसे में सवाल है, जब पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के पास परमाणु बम होने के बावजूद अमेरिका समेत पश्चिमी देश उससे राजनयिक रिश्ते बनाए हुए हैं, तो आखिरी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए इजराइल और सारे पश्चिमी देश एक क्यों हो गए हैं? इसे समझने के लिए आपको मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री की नॉलेज होनी जरूरी है। पारंपरिक रूप से देखें तो मिडिल ईस्ट रीजन में 16 देश शामिल हैं। ये देश हैं बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, तुर्की, यमन और इजराइल। खास बात यह है कि इन 16 में से 15 देश इस्लामिक हैं और सिर्फ यानी इजराइल गैर इस्लामी देश है। लेकिन मिडिल ईस्ट में मामला सिर्फ इस्लामिक बनाम गैर इस्लामिक का नहीं है। जो 15 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें से अलग अलग ग्रुप हैं जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा मानते हैं। मिडिल ईस्ट में जो 15 इस्लामिक देश हैं, उसमें से 3 देशों में खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा साबित करने की होड़ लगी है। ये 3 देश हैं ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। लेकिन इन तीनों देशों में सिर्फ ईरान ही है जो न्यूक्लियर पावर बनने के सबसे करीब है और इजराइल किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता। अब सवाल है कि इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए अभी का ही वक्त क्यों चुना, जबकि इस समय इजराइल एक साथ कई फ्रंट पर जूझ रहा है? इसका जवाब यही है कि इजराइल के अभी जितने वॉर फ्रंट खुले हैं, जड़ में कहीं ना कहीं ईरान ही है। इजराइल इस वक्त गाजा में हमास से, लेबनान में हिजबुल्लाह से, यमन में हुती विद्रोहियों से जूझ रहा है। ये सभी संगठन इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं, यानी ईरान इनके कंधों पर बंदूक रखकर इजराइल पर गोली दागता है। इसके अलावा सीरिया और इराक के मिलिशिया यानी उग्रवादियों को भी ईरान सपोर्ट करता है। इजराइल ने पहले ईरान के इन प्रॉक्सी संगठनों की कमर तोड़ी और अब समस्या की जड़ यानी ईरान पर ही हमला कर रहा है। हालांकि इजराइल को पता है कि ईरान के प्रॉक्सियों यानी हमास और हिजबुल्लाह से लड़ना तो फिर भी आसान है, लेकिन डायरेक्ट ईरान से जंग मुश्किल साबित हो सकती है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से कहा है कि हो सकता है उन्हें ज्यादा समय तक बंकरों के अंदर रहना पड़े। हमने बहुत ही शुरुआती सफल हमला किया है। ईरान की सीनियर कमांड, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में शामिल सीनियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। हम अभी डिटेल्स जुटा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी लड़ाई एक तरफा नहीं होती। इसीलिए आप सभी सेना के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यह भी हो सकता है कि देश के लोगों को ज्यादा समय तक बंकर में रहना पड़े। इजराइल ने ईरान पर गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात हमला किया था। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम वाले ठिकानों पर अटैक किया। ईरान ने भी पलटवार किया। दोनों ही देश शुरुआती सफलता के दावे कर रहे हैं और दोनों के ही दावों में थोड़ी सच्चाई है। इजरायली हमले में ईरान के 100 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, जबकि ईरान के जवाबी हमले में अब तक 2 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से तेल अवीव के
कई रेजिडेंशियल इलाकों में तबाही मचाई है। उसने इजराइल के आयरन डोम की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल और ईरान की जंग कई मामले में अनूठी है। आमतौर पर युद्ध पड़ोसी देशों में होता है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच करीब 2500 किलोमीटर की दूरी है। ईरान और इजराइल के बीच गाजा, जॉर्डन और इराक हैं। गाजा तो खैर इस वक्त इजराइल के कब्जे में है, लेकिन जॉर्डन और इराक शायद इस जंग में किसी की साइड ना ले। जॉर्डन की इराक से नहीं बनती, जबकि इराक और ईरान के बीच कड़वे रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में अब जंग हवा के जरिए यानी फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स और ड्रोन के सहारे ही लड़ी जाएगी। ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस देश की एयर पावर में ज्यादा फायर है। अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो इस मामले में ईरान की तुलना में इजराइल मीलों आगे है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल के पास 600 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-35, F-15 और F-16 शामिल हैं। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने F-35 के कस्टम वर्जन दिए हैं, यानी अमेरिका की वायुसेना जिन F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है वही इजराइल को दिया गया है। जबकि ईरान के पास कुल 550 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने हो चुके हैं। ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वो नए फाइटर जेट्स नहीं खरीद सकता। पुराने लड़ाकू विमानों की मरम्मत नहीं हो सकती। ईरानी एयरफोर्स काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास लगभग 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। ईरान के पास शहाब 3, फतेह 110, खैबर शिकेन, फतेह हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलें हैं। सबसे बड़ी बात ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है और इन्हीं के दम पर ईरान अब इजराइल से लड़ने के मूड में है। ईरान की सुप्रीम कमांडर का यही वो बयान है जिसका एग्जाम्पल देकर इजराइल फर्स्ट अटैक करने के बावजूद मोरल हाई ग्राउंड लेता है। इजराइल का कहना है कि ईरान के नेता बार बार उनके देश को वाइप आउट यानी धरती से मिटा देने की बात करते हैं। ईरानी नेताओं के इन्हीं बयानों की वजह से ज्यादातर देश खुलकर उसके समर्थन में नहीं आते। ईरान इजराइल की जंग में मुस्लिम देशों के रुख की बात करें तो सीरिया, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन जैसे देश ईरान के साथ हैं, जबकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक जैसे देश उसके खिलाफ हैं। सऊदी अरब और यूएई मानते हैं कि ईरान उनके यहाँ बागियों का समर्थन करता है, जबकि बाकी देश जैसे कि इजिप्ट, ओमान, जॉर्डन, कतर और तुर्की जैसे देश न्यूट्रल हैं। कतर इजराइल को तो पसंद नहीं करता, लेकिन वहाँ अमेरिका का बड़ा नौसैनिक अड्डा है। इसी तरह तुर्की भी मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है, इसलिए वो भी ईरान को मजबूत होते नहीं देखना चाहता। इजराइल भी इस बात को समझता है कि गाजा के मुद्दे पर भले ही मानवीय एंगल की वजह से इस्लामिक कंट्री जिसका विरोध करे, लेकिन ईरान के मुद्दे पर मिडिल ईस्ट के इन मुस्लिम देशों में एकता नहीं है। अपनी अपनी जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं की वजह से बहुत सारे मुस्लिम देश ईरान को ताकतवर नहीं होने देना चाहते। इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो जाती। इस जंग का तात्कालिक कारण भले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना हो, लेकिन असली मकसद ईरान में रिजीम चेंज करना ही है। खास बात यह है कि इसे लेकर इजराइल और पश्चिमी देशों में एक राय है। रिजीम चेंज के टारगेट को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन देशों को ईरान की मौजूद रिजीम यानी शासन से क्या दिक्कत है। दरअसल 1979 से पहले तक ईरान में पहलवी डायनेस्टी का शासन था। पहलवी डायनेस्टी को उसी तरह पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था जिस तरह मिडिल ईस्ट के कई मोनार्क यानी राजवंश अब भी हैं। लेकिन 1979 में ईरान में क्रांति हुई जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ 79 के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति में पश्चिम समर्थक राजवंश को उखाड़ फेंका गया।